बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। तो आज हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का, उसके बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन आपको किस तरह से आएंगे उनको हम वन बाय वन लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे आता है दैट इज लाइक दिस कि क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज। आपको आते हैं कि यू आर टू गिव द सुटेबल रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। जो भी आपको स्टेटमेंट पेपर में आएगी उसके लिए रीजन देने होते हैं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन होते हैं, कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके 3 सब पार्ट्स होते हैं, 1 मार्क्स ईच, इस बेसिस पे आते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि क्रोमियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन है वो कम होती है। जब भी आपको पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जो भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है, आपने पहला काम क्या करना है कि उसके एटॉमिक नंबर आपको एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक तो जो एटॉमिक नंबर आपकी टिप्स पे होने चाहिए। बाकी भी जो एटॉमिक नंबर मेन आपके यूज हो रहे हैं उनको भी आपने लर्न कर लेना है। जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको आते ही होगा, दैट इज 24। तो सबसे जो इसके आंसर में फर्स्ट स्टेप आएगा जब आपने सॉल्व करना है तो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन को देखना है। क्रोमियम का जैसे एटॉमिक नंबर कितना 24 एटॉमिक नंबर है, तो 24 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या आएगी, 3D आर्गन का कोर यूज होगा एंड 3D 5 एंड 4s1, क्योंकि टोटल इसमें 24 है तो 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में चले गए, तो बाकी इतने रह गए 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 इन द 4s, और जो 5 है वो 3D में आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपने इसमें सबसे पहले क्रोमियम की कन्फिगरेशन लिख लेनी। कोई भी जो एलिमेंट है उसकी ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन लिखोगे। अभी ग्राउंड स्टेट में उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, अब उसके आउटर मोस्ट में 4s1 1 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 5 है। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन की वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो लो क्यों है, तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो ही गया होगा। क्योंकि अगर ये 4s वाला जो आउटर में एक ओड इलेक्ट्रॉन इसको अगर निकाल देता है कि फोर्थ शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी थर्ड शेल तक ही है, तो थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास जो कन्फिग्रेशन रह जाती है वो 3d5 रह जाएगी। ठीक है, तो 3d5 जो है एक एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिग्रेशन है, बिकॉज वो सो 3d5 क्या है, इट इज़ एक्जैक्टली हाफ लो एक्स्ट्रा स्टेबल होगी। तो अगर आप इसमें देखो कि इसको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देता बाय टेकिंग द आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है इसकी, फर्स्ट आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन इसकी काफ़ी कम होती है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव कर देते तो आपके पास क्या कन्फिग्रेशन बन के निकलती है, क्रोमियम 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या आएगी, अगर कन्फिग्रेशन आप देखो तो वो आ जाएगी आर्गन, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जब क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको जो आयोनाइजेशन देनी पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो जाती है। तो कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो इसकी कन्फिग्रेशन है वो काफ़ी स्टेबल हो गई है, बिकॉज नाउ इट इज़ एक्जैक्टली हाफ फिल्ड 3D ऑर्बिटल। और मैंने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, जब किसी में एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो वो बड़ी थोड़ी सी एनर्जी लेके ही काम कर लेगा। इसीलिए आप देखो कि मेन यही है कि यही रीजन आएगा, बिकॉज बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू टेक द स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन। इसकी जो कन्फिग्रेशन है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो जाती है। इसी रीजन के कारण जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन है वो काफी लो होती है। आपने बस इसका रीजन, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपने कन्फिग्रेशन लिख देनी है और साथ में आप एक लाइन मेंशन कर सकते हो कि बाय, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आपने इसकी ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन दिखा देनी, फिर आपने इसकी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्रोमियम आयन में दिखाओगे तो बाद में अपने मेंशन कर देना है कि बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन रिटेन द स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन। बस यही आपने मेंशन करके आना कि दिस इज अ मेन रीजन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेसिस पे दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ मैग्नीज 1+ इज लोअर देन दैट ऑफ क्रोमियम 1+। तो आपने देखना कि एक मैग्नीज आयन दिया हुआ है, एक क्रोमियम आयन दिया हुआ है, दोनों के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स कि 1 पॉजिटिव चार्ज होने का मीनिंग क्या है कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है कि जितने उनके नॉर्मल होने चाहिए ना। जैसे आप देखो कि आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने तो पहले तो आपने उसका ग्राउंड स्टेट में आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ना, कि मैग्नीज है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। आपने इसकी ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन लिख लेनी। ग्राउंड स्टेट मीन्स कि जब ये न्यूट्रल है, अभी फ्री फॉर्म में किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, इसमें इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, मैग्नीज की कन्फिग्रेशन देखो तो आर्गन का कोर लिखोगे, देन 3D 5 एंड 4s2, टोटल आपके 25 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं, 25 2 इसमें है और 3D 5 में, तो मीन्स की ये आपकी कन्फिग्रेशन आपने लिख लेनी है। अब आपको जो मीन्स की क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैग्नीज एटम नहीं दिया हुआ, मैग्नीज आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है। ये तो आपने ग्राउंड स्टेट में लिखी है ना, ये ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन लिखी है। अब आप इसकी कन्फिग्रेशन Mn+ में, और पेपर में भी ऐसे लिखना है, पहले मैग्नीज है, बाद में Mn जो मैग्नीज आयन की फॉर्म में क्या होगी। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, जैसे आर्गन लिख दिया आपने 3D 5 है
और 4s में कितने, अगर एक इलेक्ट्रॉन जब भी लूज करना होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ने, तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में से ही जाता है, वो 4s में से जाएगा। 4s में जब इलेक्ट्रॉन सारे ये रिमूव हो जाएंगे उसके बाद 3d की टर्न आएगी। तो पहले अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s में से। 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें 4s1 रह जाता है। इट मीन्स कि क्वेश्चन में जैसे उन्होंने Mn1+ की बात की, तो ये हमने उसकी कन्फिगरेशन लिख ली है। अब आप इसकी कन्फिगरेशन को देख सकते हो, यहाँ से देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि अगर Mn+1 आयन ने अगर आयोनाइजेशन करनी है, एक तो पहले वो आयनिक फॉर्म में ही है, पर क्वेश्चन में बोला कि ये आयन अगर और आयोनाइजेशन करे, इसकी और फर्दर आयोनाइजेशन करवा, मीन्स कि अगर इसमें से और आप इलेक्ट्रॉन को निकलवाते हैं, एक तो पहले निकल चुका हुआ है, एक आपने और रिमूव करवाना है, तो वो जो आपने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाला रिमूव करवाना है उसके लिए मैग्नीज को बड़ी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इसका जो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन 4s1 बच रहा है, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो इसकी जो कन्फिगरेशन है 3d5 वो स्टेबल हो जाएगी। अब मैग्नीज को पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, इसलिए वो काम वो बड़ी जल्दी करेगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि बाय रिमूविंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर देता है तो मैग्नीज जो है मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट होने का मीनिंग है इसकी जो कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी, अगर देखो तो आर्गन 3d5, तो इसमें इसकी कन्फिगरेशन 3d5 बन रही है। तो दिस इज स्टेबल कन्फिगरेशन, ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ये स्टेबल कन्फिगरेशन है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है, इसी रीज़न के कारण इसका जो आयोनाइजेशन होगी मैग्नीज आयन की कम है। अगर आप दूसरा को देखो, इसका मैग्नीज का कंपैरिजन देखो किसके साथ किया हुआ है, क्रोमियम के साथ। जब आपको कंपैरिजन में आता है दोनों की कन्फिगरेशन लिखनी, पहले आपने मैग्नीज का आइडिया लगा लिया, वो तो आपको पता लग ही गया कि उसकी एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि Mn+ स्टेट में एक और इलेक्ट्रॉन वो निकाल दे तो वो फिर स्टेबल ही है, क्योंकि फिर डी अकेला रह जाएगा, डी क्या है एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर क्रोमियम की बात करो, क्रोमियम अब +1 में है, इसी तरह पहले क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट में लिखोगे, ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन क्रोमियम की क्या है, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है 3d5 4s1 है। तो अगर आप क्रोमियम की +1 में लिखो, क्रोमियम के पेपर में भी आप कंफ्यूज ना हो तो पहले आप इसकी ग्राउंड स्टेट में मेंशन कर सकते हो। ग्राउंड स्टेट में इसकी क्या है 3d5 4s1 है, दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में है। बट क्वेश्चन हमारा ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्या है क्रोमियम आयन से रिलेटेड है। तो हमें ग्राउंड स्टेट की हमने इसलिए लिखी कि हमें पता लग जाए कि पहले कितने थे और ग्राउंड +1 स्टेट में कितने रह जाएंगे जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो क्रोमियम की +1 स्टेट में कन्फिगरेशन जब तुम लोग लिखोगे तो वो क्या आएगी, आर्गन 3d5। अब इसमें 3d5 है, अब मीन्स कि क्रोमियम जो है +1 स्टेट में ये स्टेबल है, ये पहले से ही 3d5 में है, ठीक है। तो 3d5 एक स्टेबल कन्फिगरेशन है। तो अगर ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालता है, इसको और इलेक्ट्रॉन मीन्स कि लूज करने की साइड जाता है, फिर तो इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, क्योंकि जब वो क्रोमियम +1 में है, आप देखो हमने ऊपर भी यही पॉइंट आया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्रोमियम से रिलेटेड ही था, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर के काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस से इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। क्रोमियम देखो, क्रोमियम प्लस में वो 3d5 में पहले से स्टेबल है। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन तो इसकी स्टेबल कन्फिगरेशन में से निकलेगा और इसकी सारी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दे के रख देगा। तो क्रोमियम विलिंग ही नहीं कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन दूँ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन देने में। इसलिए फिर भी अगर हमें ज़बरदस्ती करनी है, निकलवाना ही है, तो उस केस में फिर इसकी जो एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए हमने क्वेश्चन में है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज की कम है, किससे कम है, क्रोमियम से। तो इट मीन्स क्रोमियम की ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी कि इस केस में, क्रोमियम के केस में, क्रोमियम आयन के केस में इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेबल कन्फिगरेशन। वो स्टेबल कन्फिगरेशन में अगर इसमें से ज़्यादा है तो क्रोमियम के पास 2+ साइन स्टेज में आएगा और कन्फिगरेशन इसकी क्या रह जाएगी, आर्गन 3d4। तो ये जो कन्फिगरेशन है वो अनस्टेबल है, ओके, बिकॉज बाय लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रोमियम इट इज़ बिकमिंग अनस्टेबल। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अनस्टेबल हो रहा है, इसीलिए क्रोमियम की जो आयोनाइजेशन हेल्पी की वो ज़्यादा होगी। और मैग्नीज की, मैग्नीज में क्या है, अगर Mn+ में मैग्नीज के केस में एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो रहा है, और क्रोमियम में +1 एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है, क्रोमियम का कितना है, 24। तो इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमें पता लग रहा है ना। पहले आपने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कन्फिगरेशन लिख ली,
ग्राउंड स्टेट में। फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी कन्फिग्रेशन लिख ली 3d5 4s1। तो यहाँ से देख के पिक्चर क्लियर हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर गायब हो जाए तो फिर मैग्नीज स्टेबल है। तो अगर स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड करा तो इसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। पेपर में अगर आपको आएगा तो आप इस वे से मेंशन कर सकते हो कि पहले आप इसकी कन्फिग्रेशन मेंशन कर दो, देन आप उसका नेक्स्ट स्टेज में मेंशन कर दो, देन एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं आप लिख सकते हो कि रिमूवल पर कन्फिग्रेशन की पिक्चर शो करने के बाद ये 2 लाइनें लिख सकती हो, एक मैग्नीज के रिगार्डिंग, एक क्रोमियम से रिलेटेड। जैसे मैग्नीज आयन में क्या है कि इन मैग्नीज +1 आयन रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गिव स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन, कि आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इसमें मैग्नीज में, इसके बाद इसकी स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई है तो इसके कारण इसको कम एनर्जी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने क्रोमियम से रिलेटेड लिखा है कि इन केस ऑफ क्रोमियम हैज स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन, क्रोमियम +1 में पहले ही कन्फिग्रेशन स्टेबल है, आर्गन 3d5 है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन, कि स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, दैट इज़ वाई इट रिक्वायर हायर एनर्जी, तो इसलिए उसको एनर्जी हाई चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें क्या है कि आयरन 2+ दैट इज अ फेरस आयन हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन द मैग्नीज 2+ आयन। डाइवेलेंट जो मैग्नीज आयन दिया वो इससे आयरन की जो एनर्जी है वो कम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कम है। तो आपने सबसे पहले जो भी 2 एलिमेंट्स को कंपैरिजन आपको पेपर में आता है, ये मेटल आयन का आता है, तो आपने उनकी कन्फिग्रेशंस को लिख लेना है। कन्फिग्रेशन अब आपने आयरन 2+ की पहले लिखनी है। अब आयरन 2+ की लिखने से पहले आप सिंपल आयरन की ग्राउंड स्टेट में लिखो, तभी आप उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम करके देखोगे ना क्या बनता है, सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें आंसर में जब तुम लिखोगे तो आयरन जो है कि इसका एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए दैट इज 26। अगर इसकी ग्राउंड स्टेट में आप कन्फिग्रेशन तो देखो तो क्या होती है, आर्गन में 3 जाएंगे, 4s में चलेंगे 2, तो टोटल कितने होंगे 20, और 3d में कितने जाएंगे 6। अब इन्होंने किसकी बात की है, इन्होंने क्या Fe2+ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमने इसकी कन्फिग्रेशन किसकी लिखनी है Fe2+ की स्टेट में। जब इसमें 2+ आप लिखोगे, 2+ का मीनिंग है कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हुए हैं, और आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं 3D एलिमेंट्स में तो वो सबसे पहले लास्ट आउटर मोस्ट शेल में से जाते हैं। इट मीन्स की लास्ट आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसकी 4s2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हो जाते हैं आर्गन, तो इसके पास क्या रह जाएगा 3d6। ये कन्फिग्रेशन बन रही है इसकी आयरन 2+ स्टेज में। अब वो बोल रहे हैं इसकी आपने आयोनाइजेशन करनी है। इसके कंपैरिजन में अगर आप दूसरा हमारे पास कौन सा मैग्नीज का है, मैग्नीज का देखो तो मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है कितना है 25 है, ठीक है। 25 के अकॉर्डिंग आप इसका पहले कन्फिग्रेशन लिख लो। मैग्नीज की कन्फिग्रेशन क्या है, आर्गन में 18, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 3d में आ गया 5। ये मैग्नीज की नॉर्मल स्टेट में ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन है। बट हमें कौन सी कन्फिग्रेशन चाहिए, डाइवेलेंट आयन की फॉर्म में, कि जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे तब उसका क्या स्टेटस निकल के आता है। अब आप मेन हमने Mn2+ में देखना है। Mn2+ में कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी, अगेन आपने ये जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन इनको गायब कर देना, ये निकाल देने और क्या रह जाएगा 3d5। तो इसकी कन्फिग्रेशन Mn2+ में क्या आएगी, आर्गन 3d5। अब आपको आई थिंक देख के पिक्चर क्लियर होगी कि Mn2+ में एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेट मीन्स की डी ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल का मीनिंग है इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। इट मीन्स मैग्नीज हैज क्या है, इसमें आप लिख सकते हो मैग्नीज 2+ आयन हैज स्टेबल कन्फिग्रेशन। इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है, हैज स्टेबल कन्फिग्रेशन। और स्टेबल कन्फिग्रेशन से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना तो दैट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि आप स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने लगे हो ना। अगर आप Mn2+ को देखो, इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकालना है तो यहाँ से निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद मैग्नीज क्या हो जाएगा Mn3+ में कन्वर्ट हो गया, और कन्फिग्रेशन का क्या सीन निकल के आया, इट इज आर्गन 3d4। तो इसमें Mn3+ में आर्गन 3d4 हो जाता है। मीन्स कि पहले तो ये कन्फिग्रेशन स्टेबल है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो तो अनस्टेबल हो गई। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने से वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, इट मीन्स कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है, क्योंकि जब भी कोई कन्फिग्रेशन ऑलरेडी स्टेबल होती है, अगर स्टेबल कन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए मैग्नीज पहले मेंशन कर दो, इट हैज़ स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन, सो इट रिक्वायर
सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है, सो इट रिक्वायर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए ये जो मैग्नीज आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा है, और आयरन की इट हैज़ लोअर आयोनाइजेशन की, आयरन जो आयरन फेरस आयन की आयोनाइजेशन वो कम है। कम क्यों है? अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसमें क्या है, आर्गन 3d6 है। 3d6 का मीनिंग है अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये 3d5 नहीं हो जाएगा, इसकी जो आउटर मोस्ट में 3d5 आ जाएगा। 3d6 की जगह आर्गन तो है, आर्गन के साथ क्या आ जाएगा 3d5। इट मीन्स कि पहले ही अनस्टेबल है। आयरन 2+ में अभी वो अनस्टेबल में है, 3d6 है, बट एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देता है तो उसको पता कि मैं तो एक्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। तो जब भी कोई मीन्स की एलिमेंट या कोई मेटल आयन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो वो काम वो बड़ी जल्दी से कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये काम करते ही मैंने स्टेबिलिटी गेन कर लेनी है। इसीलिए आयरन 2+ की जो कन्फिगरेशन है दैट इज़ 3d6, ठीक है। इन आयरन 2+ स्टेज एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो 3d5 हो रही है। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव दिस 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि उसको पता है एक निकालने के बाद मैंने स्टेबल हो जाना है। इसीलिए वो क्या है कि बेसिकली इसी रीज़न के कारण कि उसके बाद में स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी, वो एक इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी से रिमूव कर देता है। दैट इज़ वाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फेरस आयन इज लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नीज। मैग्नीज का तो पता लग ही गया कि इसकी कन्फिगरेशन स्टेबल में से हमने निकालना है, और इसमें क्या है ऑलरेडी वो कन्फिगरेशन क्या है अनस्टेबल है, उसमें से निकालना है। तो यही रीज़न आपने मेंशन करने हैं यहाँ पे। सो आप इन दोनों के रीजंस मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो कि आयरन जो है आयरन 2+ इट हैज़ दिस कन्फिगरेशन 3d6 कन्फिगरेशन, एंड आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो 2+ तो पहले ही थे, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो क्या बन गया Fe3+। Fe3+ जब इसका आयन बन जाएगा Fe3+, वहाँ पे कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी 3d5। दैट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल हो रहा है, दैट इज़ वाई इट्स आयोनाइजेशन इज़ वेरी लो। सो ये पॉइंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कि जिंक हैज़ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपको ये क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू जिंक, तो जिंक की पहले आप कन्फिगरेशन लिख लोगे। तो अगेन आपको पता है जिंक की जो कन्फिगरेशन है दैट इज़ यू नो कि आर्गन का कोर 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, देन 4s2 एंड 3d10। तो आपको इसकी कन्फिगरेशन को देख के ही क्लियर हो गया होगा कि जिंक हैज़ ए स्टेबल गैस कन्फिगरेशन, कि इसका s ऑर्बिटल जब वो भी फुली फिल्ड है और 3d ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड है। तो आपने कन्फिगरेशन लिख के इसकी एक लाइन लिख देनी है, इट हैज़। इसका आंसर देखो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बिकॉज जिंक हैज़ अ स्टेबल गैस कन्फिगरेशन, और इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो स्टेबल गैस कन्फिगरेशन में से निकालना पड़ेगा। तो वही पॉइंट आपने लिख देना है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल ऑफ ए स्टेबल गैस कन्फिगरेशन। जब भी हम स्टेबल गैस कन्फिगरेशन को डिस्टर्ब करते हैं वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो यही रीज़न है कि जिंक हैज़ वेरी हाई आयोनाइजेशन, जिंक की जो आयोनाइजेशन है वो काफ़ी हाई होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द मैग्नीज एंड जिंक, इनसे रिलेटेड ही है। तो द थर्ड आयोनाइजेशन ऑफ द Mn2+ साइन एंड Zn2+ साइन इज़ वेरी हाई। इसमें उन्होंने पूछा कि इनकी जो Mn मीन्स की डाइवेलेंट स्टेट में वो बात कर रहे हैं कि अगर वो ऑलरेडी डाइवेलेंट स्टेट में है तो अगर आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी काफ़ी हाई है उसको आपने जस्टिफाई करना है। तो अगर आप दोनों की कन्फिगरेशन लिख लेते हो, मैग्नीज जो है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 आपने पहले भी लिख लिया है, कन्फिगरेशन आपने लिख ली आर्गन, देन 3d5 एंड 4s2। अब आपने Mn2+ में लिखनी है। Mn2+ में आपको पता है कितनी होगी, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ये 4s वाले गायब कर दोगे, यहाँ से निकाल देंगे हम। तो ये कितने रह गए आर्गन 3d5। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी निकले हुए हैं, आप बोल रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इट इज़ ऑलरेडी हैविंग द स्टेबल गैस कन्फिगरेशन, स्टेबल गैस कन्फिगरेशन है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा दैट विल बी फ्रॉम द स्टेबल गैस कन्फिगरेशन। तो स्टेबल गैस कन्फिगरेशन में से जब इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ता है तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो उसको मीन्स कि निकालने के लिए हमें फिर एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यही रीज़न है कि इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि इन थर्ड कि यू कैन अंडरस्टैंड कि मैग्नीज की ऑलरेडी कन्फिगरेशन स्टेबल है। अगर हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहाँ से निकलेगा, रिमूव फ्रॉम द 3d5 में से निकलेगा, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए इट रिक्वायर मोर एनर्जी, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इन द सेम वे अगर जिंक 2+ में आओ,
इसमें क्या था, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। अब अगर जिंक के केस में आप देखते हो तो जिंक की कन्फिगरेशन क्या है, नॉर्मल पहले जिंक की ग्राउंड स्टेट में आप लिखोगे, ग्राउंड स्टेट में क्या है, इट इज आर्गन 3d10 and 4s2, दिस इज द कन्फिगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट। अगर आप इसकी जिंक 2+ में लिखते हो तो दैट इज आर्गन 3d10 and 4s2 आप नहीं लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपने डाइवैलेंट में से निकाल दिए हैं, सो दिस इज द कन्फिगरेशन 2+। अगर आपने इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है दैट विल गो फ्रॉम द जिंक 2+ आयन, वो जिंक 2+ आयन में से ही निकलेगा। तो इट मीन्स कि अब आपको उसकी स्टेबल गैस कन्फिगरेशन में से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब भी आपने स्टेबल गैस कन्फिगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है और वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपने यही बताना है कि इलेक्ट्रॉन, तो यही मेन पॉइंट आएगा, बिकॉज जिंक 2+ हैज़ 3d10 कन्फिगरेशन दैट इज फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज द मेन रीज़न कि अगर आप मैग्नीज में देखो तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड 3d ऑर्बिटल है, तो वहाँ पे भी वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। और अगर ये जिंक का देखो तो इसमें फुली फिल्ड 3d ऑर्बिटल है, दैट इज आल्सो एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जब भी आपने एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दिस इज द बेसिक रीज़न कि थर्ड आयनाइजेशन ऑफ द डाइवेलेंट मैग्नीज आयन एंड डाइवेलेंट जिंक +2+ आयन इज़ वेरी हाई। तो आई होप आपको ये आयोनाइजेशन थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके अलावा आपको पेपर में कोई भी वो आयन दे देते हैं, कोई भी मेटल आयन दे दें, तो आपने बेसिकली उसकी कन्फिगरेशन देखनी है, उसकी कन्फिगरेशन को लिखो और देखो कि अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड कर रहा है कि अनस्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा तो उसकी जो आयोनाइजेशन होगी वो कम होगी। अगर वो मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबल गैस कन्फिगरेशन में से रिमूव होगा तो उसकी जो आयोनाइजेशन होगी वो ज़्यादा होगी। यही रीज़न है बेसिकली जो आपने बताने हैं। तो हर बार वही कंसेप्ट हम बार बार ले रहे हैं, स्टेबल गैस कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी को अटेन करना ही उनका मेन टारगेट होता है। जहाँ पे स्टेबिलिटी अटेन हो रही होगी वहाँ पे तो वो काम जल्दी से कर लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। पर जहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी वो काम वो नहीं करेंगे तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वो काम करने के लिए। सो आई होप आपको आयोनाइजेशन थेरेपी के बेस्ड पे जो जितने भी क्वेश्चन हमने CBSE के क्वेश्चन किए वो क्लियर हो गए होंगे। सो इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनकी बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट कि आपको चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाए। सो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।